हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वक्त हम लोग क्या करते हैं कि ट्वेल्थ के बिहार बोर्ड ट्वेल्थ में 2025 में जो ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चन को। पहले कुछ बातें हम आपको बता देंगे, ठीक। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेट के मदद से किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। इसकी खोज माइकल फैराडे किए थे और उनका कहना था कि जब भी किसी कॉइल से फ्लक्स चेंज होता है तो कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, ठीक। कॉइल में जो करंट इंड्यूस होता है उसकी जो ईएमएफ होती है, वोल्टेज होती है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होता है वो हम लेंज के लॉ से देते हैं, जो ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन काउज ऑफ इंडक्शन का क्या करेगा, अपोज करेगा। ये सिंपल सी बातें हैं, ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पता होगा। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, ठीक। यानी कि लेंज लॉ जो हमारा है वो किस दूसरे लॉ से क्या है, रिलेटेड है, किसके कंजर्वेशन पर क्या है, बेस्ड है, ठीक। तो बाबू आपको बता देते हैं कि लेंज लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। लेंज लॉ किस पर बेस्ड है, एनर्जी के कंजर्वेशन पर। लेंज लॉ बेस्ड है एनर्जी के कंजर्वेशन पर। ये बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन को, तो इस पर ध्यान रखिएगा। लेंज लॉ किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड है, एनर्जी के कंजर्वेशन पर बेस्ड है। किसके कंजर्वेशन पर, एनर्जी के, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका डायरेक्शन, उसका अगर हमको डायरेक्शन फाइंड करना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन किधर होगा, तो हम उसको किस लॉ से, किस नियम से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। इंड्यूस्ड ईएमएफ का अगर हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फैराडेज लॉ। क्या यूज करते हैं, फैराडेज लॉ, जो कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। अगर हम इसमें प्रॉपर यूज करें तो अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो हम n लगा देंगे और n d∅dt हो जाएगा। पर इसका डायरेक्शन किधर होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन किधर होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं लेंज लॉ का, जो कहता है बाबू कि जो काउज ऑफ इंडक्शन है उसके अपोजिट होगा। यानी यहां पर माइनस लग जाएगा, -n इंटू d∅/dt, है ना। तो जो डायरेक्शन पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगा, तो ये फाइंड किससे करेंगे, तो ये फाइंड करेंगे हम लोग लेंज लॉ से। चलिए करें, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो किसी एक मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस है और सरफेस का ये एरिया है और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है, लेट। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया से गुजरेगी उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू अ सरफेस को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स है तो बी लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है फ्लक्स दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से पास करेगा, और एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से पास करेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू सरफेस का एरिया dA, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसका कॉस। तो B बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर हो जाएगा B इंटू dA इंटू कॉस थीटा। लेकिन ये एलिमेंट्री फ्लक्स निकला, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे इंटीग्रेट। तो पूछा इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का तो यूनिट हो जाएगा टेस्ला, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और कॉस का तो कोई यूनिट होता है, तो हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर। आपको पता है टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम एक नाम देते हैं वेबर। तो अगर आपसे पूछे कि यस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हैं वेबर। दोनों बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। लेंज लॉ गिव्स, लेंज लॉ हमें क्या बताता है? तो अभी हम लोग चर्चा किए बाबू कि लेंज लॉ हमें डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। लेंज लॉ हमें क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। अब सवाल है किसका डायरेक्शन बताता है? तो लेंज लॉ हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बताता है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताता है। तो कह रहा है लेंज लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। लेंज लॉ हमें इंड्यूस्ड करंट का क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है टू इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इन द कॉइल द लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हमें किसी कॉइल में, ये जो कॉइल है उसमें अगर हमें करंट इंड्यूस्ड करना है, हमें चाहते हैं कि इसमें करंट प्रोड्यूस हो, तो क्या करना होगा? तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स में चेंज करना होगा। इससे गुजरने वाले फ्लक्स में हमें क्या करना होगा? चेंज करना होगा। ऐसा कौन बोले हैं? फैराडे साहब, कि जब भी हम किसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में चेंज करेंगे तो उसमें करंट क्या होगा? इंड्यूस होगा। तो कह रहा है कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना चाहिए? तो इंक्रीज भी करे या डिक्रीज करे, इससे मैटर नहीं है, बस क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। तो कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन। तो यहाँ पर हमारा बात हो रहा है चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है n नंबर ऑफ टर्न इंटू डी फाई अपॉन डी टी, है ना। यहाँ पर हम माइनस साइन लगा रहे हैं तो क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अगर ये ईएमएफ है तो सवाल होता है कि करंट कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस होता है। तो अगर हम रेसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा n बाई आर और इंटू डी फाई बाई डी टी। अब बोला गया कि अगर जो कितना चार्ज कितना मूव हो रहा है वो निकाल देंगे। ठीक, यानी फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर हमें फ्लो ऑफ चार्ज की बात करना है तो उसे हम dq से डिनोट करते हैं। dq बराबर होता है I इंटू डी टी, है ना। तो आपको पता है कि I का वैल्यू अभी हम निकाले हैं, उसमें dt मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n बाई आर इंटू डी फाई बाई डी टी और इंटू डी टी। तो dt dt तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि dq जो चार्ज फ्लो करेगा उसका वैल्यू हो जाएगा n बाई आर इंटू डी फाई। अब पूछ रहा है कि बाबू किस पर डिपेंड कर रहा है? क्या? फ्लो ऑफ चार्ज। तो बोल रहा है कि द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप व्हेन इट मूव इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन। तो बताइए किस पर हो रहा है? तो कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं, तो चार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बल्कि टोटल चेंज इन फ्लक्स पर डिपेंड कर रहा है। इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली नहीं, द टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये डिपेंड करता है किस पर? टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करता है, ना तो इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स पर डिपेंड करता है, बल्कि टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर इज सी। फैराडे लॉ और कंजक्यूएंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फैराडे लॉ किस पर है बाबू? एनर्जी के कंजर्वेशन पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि फैराडे लॉ में हम क्या करते हैं कि एक कॉइल होता है, एक मैग्नेट होता है। जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं यानी हम वर्क करते हैं तब इसमें क्या होता है? करंट इंड्यूस्ड होता है। इसका मतलब क्या है बाबू कि हम वर्क किए तो यही वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिला, तो जो हम मैकेनिकल वर्क किए उसी से क्या मिला? हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिला। ठीक, तो ये किस पर बेस्ड हो गया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। इसी का रिवर्स कर सकते हो कि इसी पर आधारित है लेंज लॉ। अगला है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की चर्चा अभी हम किए हैं बाबू कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होगा उसका फॉर्मूला होता है n इंटू डी फाई बाई डी टी। अब आप देख लीजिए कि n पर तो डिपेंड कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स पर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो पूछ रहा है कि किस पर डिपेंड नहीं करता है इंडिपेंडेंट। तो चेंज इन फ्लक्स पर तो डिपेंड कर रहा है, यानी डी फाई पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर हम रेड मार्कर रेड यूज कर लेते हैं। ठीक, तो चेंज इन फ्लक्स यानी डी फाई पर डिपेंड कर रहा है, ये यहाँ देख लीजिए। ठीक, टाइम पर डिपेंड कर रहा है डी टी। ठीक, रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट नहीं, रेसिस्टेंस और कहीं चर्चा नहीं है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? रेसिस्टेंस। कौन सा हो जाएगा? रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इन द कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ।
बोल रहा है कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो किस पर इंडिपेंडेंट है। तो इंड्यूस्ड चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो अभी हम लोग चर्चा किए थे, ठीक, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी। इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो होता है एन बाई आर, क्योंकि आर से भागा देंगे तो आएगा, इंटू डी फाई अपॉन डी टी। जबकि हमको अगर जो चार्ज निकालना है तो हो जाएगा एन बाई आर और डी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा डी फाई। तो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो बाबू नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स पर डिपेंड कर रहा है। डिपेंड नहीं कर रहा है तो किस पर कर रहा है, टाइम पर। किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पर। चेंज इन फ्लक्स पर डिपेंड कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स पर डिपेंड कर रहा है। आप यहां देखिए डी फाई चेंज इन फ्लक्स पर डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है, ये देखिए, ठीक। किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अ मेटेलिक रिंग इज अटैच्ड विथ अ वॉल ऑफ अ रूम व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज अबाउट नियर टू इट, द इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग विल बी। तो चलो एक बार हम लोग फिगर को बढ़िया से समझते हैं। कह रहा है बाबू हमारे पास एक लूप है, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं बच्चा, एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम नीचे ला रहे हैं। आप पढ़े हो लेंज लॉ, लेंज लॉ कहता है कि जो करंट इंड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन काउज का अपोज करेगा, काउज का अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब कि अगर मैग्नेट नीचे आ रहा है तो उसको मैग्नेट को नीचे आने से रोकेगा, यानी मैग्नेट को ऊपर ढकेलेगा। अब कब ऊपर ढकेलेगा, तो जब ये नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है तो इस खुद को नॉर्थ बना ले। अगर ये नॉर्थ बन जाए तो नॉर्थ नॉर्थ के बीच रिपल्सन होगा और इस तरह से ये क्या करेगा, इसको ऊपर ढकेलेगा। तो इसके लिए इसे नॉर्थ बनना होगा। नॉर्थ बनने के लिए करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो बाबू एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। अगला क्वेश्चन है कि आप यहां हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस आर चेंजेज बाय अमाउंट डी फाई, यानी फ्लक्स में चेंज डी फाई है, इन टाइम डी टी, देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच पासेस ड्यूरिंग दिस टाइम थ्रू एनी पॉइंट ऑन द सर्किट इज गिवन बाय। यानी हमको चार्ज का इक्वेशन पूछ रहा है। चार्ज का इक्वेशन अभी हम लोग कुछ देर पहले देख लिए बाबू, कि जो हमारा डी क्यू होगा वो होगा कितना, तो एन बाई आर और इंटू डी फाई, तो हो जाएगा एन बाई आर इंटू डी फाई। अब एन अगर मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ टर्न 1 है, नंबर ऑफ टर्न कितना है, 1 है, ठीक। लेट एन इज इक्वल टू 1, ठीक। देन डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा डी फाई अपॉन आर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, करेक्ट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स the magnetic flux linked with the coil is given by the equation phi बराबर this, the induced EMF the coil at the 4th second, यानी t बराबर 4 पर क्या होगा। तो आपको पता है E बराबर होता है, व्हाइट वाला यूज कर लेते, ठीक। E इज इक्वल टू होता है n इंटू डी फाई बाई डी टी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो n इज इक्वल टू हमें 1 लेना है, ठीक। तो यानी E इज इक्वल टू हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी। हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसको, डी 8t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, ये हमारा इक्वेशन है जो दिया हुआ है, 3t और प्लस 5 को, ठीक, बाई डी टी। आपको पता है डिफ्रेंशिएशन का रूल कहता है कि पहले आप सेपरेट करिए, तो हो जाएगा 8t स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी 3t बाई डी टी और प्लस डी 5 अपॉन डी टी। डिफरेंशिएशन का एक और रूल कहता है कि कोई कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए और जो बचा उसका डिफरेंशिएशन करिए। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा, ठीक, प्लस 3 बाहर और dt बाई dt कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 5 है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 16t प्लस कितना 3। अब बोला है कि t बराबर 4 सेकेंड पर बात करो, तो बाबू जो e बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 और t के जगह पर आप रख दीजिए 4 और प्लस 3, तो 16 चौक 64 और प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा बाबू 67 वोल्ट, यानी 67 यूनिट। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। आज के लिए इतना ही बाबू, हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।
Have a very good day.